चिड़ियों को दाना, बच्चों को नई पतंग मिले। चिड़ियों को दाना, बच्चों को नई पतंग मिले। नए साल में तितली के पंखों सा रंग मिले। इसी प्यारी सी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और हम दोनों की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सफर की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं और देखते हैं कृषि समाचार। तो फटाफट देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में बनेगा कृषि महानिदेशालय। करेला की आगात बुआई के लिए जनवरी महीना है उपयुक्त। गेहूं के फसल को पाला से बचाने के लिए करें धुएं का प्रयोग। अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग के अधीन अनुषंगी विभागों को मिलाकर एक कृषि महानिदेशालय गठन करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके अनुमति के लिए इसे सरकार के पास भेज दिया गया है। कैबिनेट में स्वीकृति मिलते ही गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कृषि विभाग में पहली बार 1876 जनसेवकों की नियुक्ति की गई है। इससे कृषि विभाग में निचले स्तर पर खाली हुए पदों को भरा गया है। इससे विभाग को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद की जा रही है। नवनियुक्त जनसेवकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही काजू और उद्यान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए झारखंड कृषि विभाग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार भी दिया गया है। गेहूं के फसल को पाला से बचाने के लिए किसान भाई अपने खेतों में नमी बनाए रखें और ठंड के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए खेत के चारों ओर आग जलाकर धुआं करें। साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फुरान और 2,4-D नामक दवा का छिड़काव करें। अगर सही समय पर गेहूं की बुआई कर दी गई है तो फसल 1 से 1.5 महीने का हो गया है। अभी फसल को खरपतवार के प्रकोप से बचाने की जरूरत है। साथ ही बढ़ी हुई ठंडक को देखते हुए फसल को पाला के दुष्प्रभाव से भी बचाने की जरूरत है। किसान भाइयों को चाहिए कि अगर इस समय सबसे ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और पाले का प्रकोप हो सकता है गेहूं की फसल में, तो किसान भाइयों को चाहिए कि इस समय खेत को हल्का सा नमी पटा के रखें, सिंचाई दे दें ताकि उस पाले का प्रकोप कम हो, तथा खेत के चारों ओर अगर हो सके तो हल्का धुआं करें जिससे उसका पाले का प्रकोप ना हो। और जिन किसान भाइयों ने अगर 15 नवंबर तक उचित समय पर बुआई कर दी हो तो इस समय 25 से 30 दिन की अवस्था में अगर उनका पौधा पहुंच गया है तो इस समय सबसे ज़रूरी है कि वो सल्फोसल्फुरान तथा 2,4-D नामक वीडीसाइड जो है वो खेत में स्प्रे करें ताकि उन खरपतवार का वो नियंत्रण कर सकें और किसान भाई उससे ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। पिछले दिनों कोडरमा में आयोजित कृषि मेला में किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। फसलों की उपज और स्तर बढ़ाने के संबंध में मौके पर मौजूद कृषि वैज्ञानिकों ने बताया। और पाले से बचाने के लिए फसलों को क्या करना पड़ेगा, किसान भाइयों को जो है सबसे पहले तुरंत उसका सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से क्या होगा कि जो है कुछ तापक्रम जो है बढ़ जाएगा। इसके साथ क्या करें कि वो अपने खेतों के चारों तरफ जो है धुआं कर दें। जो कूड़ा कचरा फेंका रहता है उसमें आग लगा के थोड़ा धुआं कर देंगे, उससे भी जो है खेतों का जो है तापक्रम कुछ बढ़ेगा। सब्जी फसल करेला की आगात खेती करने के लिए जनवरी में बीज बुआई कर दें। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए रांची लोकल, अर्का हरित, कोयम्बटूर लॉग ग्रीन और पूसा 2 मौसमी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जिस मौसम में करेला बाजार में बहुलता के साथ उपलब्ध होता है, अगर उस मौसम से 1.5-2 महीना पहले करेला बाजार में बिकता है तो उसकी कीमत अधिक होती है। इस दृष्टिकोण से करेला की आगात खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। करेला की आगात खेती के लिए दिसंबर से जनवरी महीने तक बुआई कर देनी चाहिए। किसान इससे बेहतर उपज लेने के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉग ग्रीन, रांची लोकल, अर्का हरित नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देने की क्षमता रखता है। हम आमतौर पर पारंपरिक तरीके से ही तैयार आलू के कंद को खुरपी और कुदाल से कोड़कर खेत से बाहर निकालते हैं, जिससे कई आलू के कंद कट भी जाते हैं।
बिरसा पोटैटो डिगर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो सुरक्षित तरीके से आलू कोड़ाई का काम करता है। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। बिरसा पोटैटो डिगर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी विभाग से भी प्राप्त किया जा सकता है। आलू की खुदाई करने वाले इस यंत्र में गहराई नियंत्रण करने के लिए गेज व्हील लगी होती है। इस यंत्र से किसान द्वारा कुदाल, खुरपी या फावड़ा से की गई खुदाई की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 55% संचालन खर्च में बचत होती है। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम एक ऐसे सफल किसान से मिलने वाले हैं जो अपने खेतीबाड़ी के सभी कार्यों को बड़ी मुस्तैदी से निपटाते हैं। किसी भी काम में ना कोताही, ना ढिलाई, त्वरित निर्णय और तुरंत कार्रवाई, यही इनकी खेती का सिद्धांत है और यही सफलता का राज है। एक जागरूक और प्रगतिशील किसान अपने खेतीबाड़ी के छोटे से छोटे काम के प्रति भी उपेक्षा का भाव नहीं रखता है। हर कार्य को वहीं और उसी समय संपन्न करता है जहां और जिस समय उसकी जरूरत होती है। आज जो सफल किसान हमसे जुड़े हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। मैं आज से करीब 10-12 साल से खेती कर रहा हूँ और ये खेती वैज्ञानिक ढंग से कर रहा हूँ और खेती से हम बहुत खुश हूँ। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी जितनी रोजगार पैसे की ज़रूरत पड़ती है हम खेती से ही उपार्जन कर लेते हैं और बच्चे अभी खुशहाल हैं, हम भी खुशहाल हैं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.7 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22.3 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 2000 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल उत्तम 2350 रुपए से 2450 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 1550 रुपए, चना 4800 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5900 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 10150 रुपए से 10200 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 700 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार। इसके अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारियां जानी और साथ ही आपने मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी के भाव के बारे में भी जाना। लेकिन वक्त अभी आपको ढेर सारी चीजें बताने का है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल, लेकिन इससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह,
बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। तो किसान भाइयों, इस अल्प विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल, और शुरुआत करेंगे हम किससे? जी हाँ, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं हम सभी। बिल्कुल, दलहनी और तिलहनी फसलों को विषय में। जी हाँ। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ठंड के मौसम में हम दलहनी और तिलहनी फसलें लगाते वक्त ध्यान दें, वरना फसलें जो है ना वो खराब हो जाती हैं और जो किसान मित्र है वो इस तरह की जो परेशानियों से जूझते हैं, उनकी जो परेशानी है उसे आज हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। जी हाँ, और जानेंगे किस तरीके से कीटों से दलहनी और तिलहनी फसलों को बचाया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी लेंगे हम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी से। आप सभी अपने खेतों में दलहनी और तिलहनी फसल लगाए हुए हैं और आशा करते होंगे कि इससे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दलहनी फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और यह किस तरह फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। अभी दलहनी फसलों में चना, मटर लगा हुआ है और मसूर भी लगा हुआ है खेतों में, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अरहर भी लगा हुआ है जो कुछ दिनों के बाद उसकी कटाई होगी। तो सबसे पहली बात है कि जो चना में फली छेदक का प्रकोप सबसे अधिक होता है और यही फली छेदक मटर में और कभी कभी मसूर में भी लगता है। तो ये जो चना का जो फली छेदक है वो प्रारंभिक अवस्था में चना के पत्तियों को खाता है, लेकिन जैसे ही फलियों का निर्माण होता है एक कीट जो है ये पिल्लू फलियों में छेद करके उसके दाने को खाते रहता है। तो इनके रोकथाम करने के लिए अभी सबसे अच्छा उपाय है किसान भाई कि अगर बाजार में जैसे बिट्टी के नाम से मिलता है और बाजारू नाम है हाल्ट या डेल्फिन या बायोलेप, तीनों में से कोई भी दवा मिलता है तो 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा किसान भाई कि अगर आपका चना लगाए हैं और कीड़े का प्रकोप होता है तो हम लोग 2 बार दवा का व्यवहार करने की अनुशंसा करते हैं। पहला छिड़काव जब फसलों में 50% फूल निकल आता है तब पहला छिड़काव करते हैं और दूसरा छिड़काव यदि आवश्यकता होती है तो 15 दिनों के बाद। तो आप पहला छिड़काव जब फसलों में 50% फूल निकल जाए या फलियां बनना प्रारंभ हो जाए, और पुनः अगर आवश्यकता होती है तो 15 दिनों के बाद उसमें जैसा मैंने बताया हाल्ट या डेल्फिन या बायोलेप या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, नीम से बना हुआ दवा भी बाजार में मिलता है, जैसे अचूक है, निमेरिन है, निम्बेसिडिन है, नीम गार्ड है, एवियन गार्ड है, कोई भी मिलता है तो 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो बहुत ही कारगर होता है। और यही जो फली छेदक है ये कभी कभी मटर में भी लगता है और मसूर में भी लगता है, लेकिन मसूर में तो फली छेदक का प्रकोप बहुत ही कम होता है, उसमें दवा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, कभी कभी मटर में फली छेदक का अगर प्रकोप हो जाता है तो जो मैंने दवा बताया
वही दवा का प्रयोग करना है। अब प्रश्न उठता है जैसे मटर में लाही का प्रकोप कभी कभी अधिक हो जाता है। ये मौसम है जब आकाश में बादल आते हैं तो उसमें लाही का प्रकोप ज़्यादा होता है और ये लाही जो है पत्तियों के निचले सतह में मौजूद होते हैं और पत्तियों का या कोमल भागों का रस चूसते हैं। रस चूसने के कारण पत्तियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फलियां का विकास नहीं हो पाता है। तो इनके लिए लाही से बचाव करने के लिए किसान भाई एक दवा आता है जिसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड इसका 10 लीटर पानी में करीब करीब 6 से 7 मिलीलीटर ml दवा का घोल बनाते हैं और 10 लीटर पानी में 10 ग्राम सर्फ का घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये लाही के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। और नहीं तो अगर नीम से दवा बनाते हैं, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट हो या बाजार वाला नीम की दवा, तो भी बहुत अच्छा काम करता है। अरहर की खेती लगी हुई है और अरहर में करीब करीब 6 से 7 तरह का फली छेदक का प्रकोप होता है और अगर इसको किसान भाई अगर नहीं बचा पाएंगे, मतलब नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो अरहर की उपज में भारी कमी होती है। तो किसान भाई अगर आप देख रहे हैं कि अरहर की फलियों में छेद बना हुआ है तो अभी आप पहला छिड़काव प्रोफेनोफोस 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीलीटर या इंडोक्सा कार्ब 1 लीटर पानी में 0.5 ml या 10 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं। और किसान भाई जितना लीटर पानी में घोल बनाते हैं उतना ग्राम सर्फ मिला दें तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दूसरा छिड़काव आप कर दें 15 दिनों के बाद मोनोक्रोटोफॉस। मोनोक्रोटोफॉस तरल है, 1 लीटर में 1.5 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर साहब, दलहनी के बाद तिलहनी की बात यदि हम करें तो तिलहनी फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं और इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। अभी का जो मौसम है या फिर और भी आगे जो मौसम होने वाला है, इसमें आकाश में प्राय बादल छाए रहेंगे या रहते ही है इस मौसम में। तो इस मौसम में लाही का प्रकोप बहुत अधिक होता है और सरसों एक ऐसी फसल है उसमें लाही का प्रकोप इतना अधिक होता है, वो पत्तियों में, कोमल भागों में, फूलों में या फलियों में उसका प्रकोप अधिक हो जाता है। इसलिए इसको से बचाव करने के लिए, लाही से बचाव करने के लिए हम लोग अभी जैसा मैंने बता रहा था, चर्चा किया था मटर के बारे में, लाही उसमें भी लगता है। तो सरसों के लिए अगर आपके पास मिथाइल डिमेटोन कीटनाशक तरल के रूप में मिलता है, अगर बाजार में मिलता है तो 1 लीटर में 1.5 ml या 1.5 मिलीलीटर या 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर का घोल बना करके 10 ग्राम सर्फ मिलाते हैं। अगर मिथाइल डिमेटोन नहीं मिलता है तब हम लोग इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करेंगे। 10 लीटर पानी में 6 से 7 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन का घोल मिला करके छिड़काव करते हैं। तो लाही हुआ या और भी थ्रिप्स है या भी जो भी रस चूसने वाला कीड़े हैं उसको बहुत ही आसानी से नियंत्रण करता है। दलहनी और तिलहनी जो फसल किसान भाई लगाए हैं, उन फसलों में जब दाने आने लगे उस समय कीट से बचाव कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी जो बताया ना, जैसे आपको अरहर की बात है, उसमें दाने तो आ गए, फलियों में छेद कर रहा है कीट उट, क्योंकि ये प्रायः जो अरहर लगा हुआ है वो अगर आगात है तो आपका जनवरी के में उसका कटाई हो जाता है, लेकिन जो लेट है उसका आपका मार्च या अप्रैल में कटाई होता है। और जैसे आपका मैं बता रहा हूँ कि ये चना में फली आ गया है, बहुत सा बाजार में वो लोग बेच रहे हैं, मतलब उसका दाने निकाल के बेच रहे हैं। और जो सरसों आगात है उसमें ही फलियाँ आ गया है। इसीलिए वो कीड़े का तो प्रकोप जो मैंने जितना कीड़े बताया ये अभी कीड़े फसलों पर मौजूद है
और उसी तरीके से हम नियंत्रण के उपाय करेंगे जैसा मैंने बताया, तो आपको अधिक से अधिक किसान भाई फायदा होगा। तो किसान भाइयों, देखा आपने डॉक्टर साहब ने दलहनी एवं तिलहनी फसलों में कीट प्रबंधन संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और अपने फसलों का बचाव करेंगे, तभी तो पर्याप्त और आशा के अनुरूप उत्पादन हो पाएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों में कीट प्रबंधन संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार भाई, ये जानकारी तो काफी बढ़िया रही और इसी जानकारी के साथ एक और जानकारी है आपके लिए। पता है क्या है भाई? ठंड का मौसम तो चल रहा है और इस ठंड के मौसम में जिस तरह से हम अपनी देखभाल करते हैं, जिस तरह से हम अपने आप को ठंड से बचाते हैं, उसी तरह हमारे जो किसान मित्र हैं वो भी जो पौधा लगाते हैं यानी सब्जियां लगाते हैं, उनको किस तरह से ठंड के मौसम में बचाया जा सके इसकी जानकारी देने वाले हैं। इस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो विधि है जिसे हम जानते हैं प्लास्टिक मल्चिंग के नाम से, ये सब्जियों में उपयोग किया जाता है और खासकर गर्मियों के समय में सफेद रंग की प्लास्टिक को उपयोग में लाया जाता है और ठंड के समय में काले रंग की प्लास्टिक को प्रयोग में लाया जाता है। इस विधि के बारे में हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ से, जो कि आज हैं हमारे साथ डॉक्टर मिंटू जॉब। चलिए इनसे लेते हैं ये जानकारी। फसल के बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी होता है मिट्टी में आवश्यक नमी, आर्द्रता और तापमान की उपस्थिति। इन सभी स्थितियों को अनुकूल बनाए रखने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग विधि का सहारा लिया जाता है। हम सबसे पहले ये समझ लें कि प्लास्टिक मल्चिंग विधि है क्या। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि ये प्लास्टिक मल्चिंग विधि है क्या। ऐसे जनरली किसान गाँव में प्लास्टिक मल्चिंग विधि पहले से उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे अदरक की खेती में आप पुआल से ढक देते हैं उसका कारण ये है कि उससे हमारा जो मॉइस्चर बना रहता है और अंदर में तापक्रम जो सूक्ष्म वातावरण जो हम लोग कहते हैं वो मेंटेन रहता है। तो वैसे ही चूंकि इतना पुआल मिलना आसान नहीं रहता और दूसरा चीज़ पुआल में दीमक आने की चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए प्लास्टिक मल्चिंग जो कम थिकनेस करीब 25 माइक्रोन का प्लास्टिक को हम उसको अपने बेड में बिछा देते हैं और उसमें जहाँ पे आपको पौधा लगाना है, सब्जी लगाना है, उसको वहाँ पे हम रोप देते हैं और उस जगह को हल्का सा गड्ढा कर देते हैं। तो सिर्फ उसका जड़ के आसपास का जगह थोड़ा सा खुला रहेगा, वातावरण से ओपन रहता है, बाकी सारा कवर्ड रहता है, बंद रहता है। तो उससे हमारा जाड़े में मिट्टी का तापमान हल्का सा बढ़ जाता है और हम यदि पानी देते हैं ड्रिप इरिगेशन के द्वारा तो उसमें पानी ज़्यादा दिन तक उसमें बना रहता है। उसके फलस्वरूप हमारा उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 50% बढ़ जाता है और हमारा फसल जिसका 10-15 दिन पहले हमको उत्पादन मिल जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग के कई फायदे हैं, जैसे सिंचाई में कम पानी लगता है और खरपतवार तथा कीड़ों से भी फसलों का बचाव होता है। जैसे हमने कहा कि जो मिट्टी का जो नमी है वो ज़्यादा दिन तक बना रहता है प्लास्टिक मल्चिंग से, इसलिए हमारा जो पटवन हमको कम लगता है उसमें। जो ड्रिप इरिगेशन में हम लोग जो बोलते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन पानी को पटाना चाहिए, लेकिन मल्चिंग हम उपयोग करें तो ये हमको और ज़्यादा अवधि में हमको पटाने की ज़रूरत है, तो पानी का खर्चा इसमें कम हो जाता है। दोस्तों, चूँकि ये पूरी तरह से ढका रहता है तो हमारा जो घास फूस बिल्कुल इसमें नहीं होता, तो घास फूस जो घास है, खरपतवार है, उसकी नियंत्रण 100% पूरी 100% नियंत्रण इसमें हो जाता है और इसमें जो मेहनत लगता है, मजदूर लगता है, वो खर्चा आप किसान कम कर सकता है। दरअसल प्लास्टिक मल्चिंग में कतारों में लगे पौधे और क्यारियों को प्लास्टिक से ढका जाता है। इस लिहाज से ज्यादातर इस विधि का इस्तेमाल सब्जी फसलों के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग मुख्यतः सब्जियों की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहता है, जिसमें पौधा से पौधे के बीच में कुछ गैप हो और हम डिसिप्लिन से उसको लाइन टू लाइन सोइंग जिसमें करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में जहाँ हमको पौधा लगाना है वहाँ पे हमको होल करना रहता है। तो लाइन सोइंग जहाँ पे होता है, जैसे सब्जियों में होता है, तो उसके लिए काफ़ी कारगर रहता है। गर्मी में हमारा उद्देश्य यह रहता है कि हमारा मिट्टी का टेम्परेचर, वातावरण हल्का सा गर्म हो, हल्का सा ठंडा हो, तो उसमें हम लोग सिल्वर कलर जो मल्च रहता है उसको हम ऊपर रखते हैं ताकि सूर्य किरण उसमें पड़ने पे वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चले जाए और अंदर हल्का सा ठंडा बना रहे।
वैसे ही ट्रांसपेरेंट मल्च भी उपयोग में लाया जाता है, पारदर्शी मल्च। वो जनरली मुख्यतः गर्मी के सीजन में सॉइल को गर्म करके उसकी अंदर में जो कीटाणु रहता है उसको मारने का काम आता है, और सॉइल सोलराइजेशन उसको कहते हैं। उस तरह से भी हम प्लास्टिक का मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग विधि से की जा रही खेती में सिंचाई के लिए आवश्यक शर्त होता है ड्रिप सिंचाई, क्योंकि प्लास्टिक मल्चिंग कतारबद्ध पौधों के लिए है और ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी कतारों में लगे पौधों के लिए है। यदि आप किसान भाई यदि प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करता है तो इसमें ज़रूरी हो जाता है कि आप ड्रिप इरिगेशन से ही पटाएं, क्योंकि यदि आप ड्रिप इरिगेशन ना दें तो उसमें पटाने में दिक्कत होगा, क्योंकि हर जगह आपको पानी पहुंचाना पड़ेगा। यदि आपका फील्ड बड़ा हो तो ये मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन प्लास्टिक मल्च के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। प्लास्टिक मल्चिंग में उर्वरकों के व्यवहार के लिए अलग तरीका अपनाते हैं। ड्रिप सिंचाई के एक विशेष उपकरण में घुलनशील उर्वरकों को डाल देते हैं, जो पानी में घुलकर पाइप के द्वारा सीधे पौधों के जड़ों तक पहुंच जाता है। किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन पटाने का, इरिगेशन देने का एक कारगर और आधुनिक तकनीक है, जिससे हम पानी को सीधे पौधे की जड़ के पास पहुंचाते हैं। और ये पानी पहुंचता है विभिन्न आकार के प्लास्टिक पाइप के द्वारा। कुछ बड़े आकार का पाइप रहता है जो मिट्टी जमीन के अंदर गड़ा रहता है, और जहाँ पे आपका फसल है वहाँ पे एक पतला बारीक पाइप, जिसको हम लोग लेटरल पाइप कहते हैं, वो आपके पौधों की जड़ तक जाता है। तो इससे पानी बूंद बूंद करके सीधे जितने पौधों की ज़रूरत है उतने ही बूंद बूंद करके उसकी जड़ पे पहुंच जाता है। और ड्रिप इरिगेशन में दूसरा फ़ायदा ये है कि ड्रिप इरिगेशन के साथ आप खाद का भी प्रयोग ड्रिप इरिगेशन के साथ कर सकते हैं। इन सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि प्लास्टिक मल्चिंग विधि सब्जी उत्पादन का वो तरीका है जिसमें फसलों की सुरक्षा और उपज दोनों बढ़ जाती है, साथ ही साथ फसल समय से पहले भी तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा मिंटू जी ने हमें कई सारी लाभप्रद जानकारियाँ दी। बिल्कुल, और इन सारी जानकारियों से हमारे किसान में बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, तो अब समय हो चुका है हमें जाने का, लेकिन जाने से पहले हमें देना है हमारे किसान भाइयों को हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए हम इजाजत। नमस्कार।